हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौसर क्लासेस। माय नेम इज़ वरिंदर कौर। स्टूडेंट क्लास 12th का होम साइंस का फाइनल एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है, तो उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारा ये आज का वीडियो रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक, और साथ ही साथ डिस्कशन करेंगे आपके सैम्पल पेपर की, यानी कि आपको इस बार जो है पेपर पैटर्न किस तरह का आने वाला है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि एनओएस वालों ने काफ़ी चेंजेस करे हैं, तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है आपका पेपर पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ये सब तो आप जानते ही हैं कि 60% जो आपका पेपर है वो आपकी थ्योरी से आने वाला है, और काफ़ी चैप्टर्स इसमें रिड्यूस कर दिए गए हैं। जो आपके चैप्टर्स थे उसमें से काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स जो हैं वो टीएमए में चले गए हैं। जो 60% में है उसमें कुछ चैप्टर जो रह गए हैं, तो उन चैप्टर्स में से ही आपके आज के मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, और उन्हीं चैप्टर्स में से ही आपका जो थ्योरी का पेपर आने वाला है वो होगा, और किस तरह से आपको पेपर बनकर आने वाला है ये भी हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी आपको किस सेक्शन में से कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है, और अगर आपको कितने मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगर उस तरह से आपको क्वेश्चन बनकर आते हैं तो आपको कितना आंसर लिखना है और किस प्रकार से आंसर देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि होम साइंस के अंदर आपका जो है केस बेस्ड स्टडी जो होती है हमारी, यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें कि आपको कंडीशंस दी जाती हैं। कंडीशन इस तरह से दी जाती है कि मान लीजिए अगर ऐसे होगा तो आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो उस तरह के कुछ 2-3 क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हैं, ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि किस तरह से हमें क्वेश्चन जो है वो केस बेस्ड स्टडी पूछी जा सकती है, जहाँ पर आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स को मापा जाता है, आंका जाता है कि आपको किस तरह से आपको नॉलेज है और किस तरह से आपने इसका आंसर लिखा है। तो उसी से रिलेटेड हमारा जो है क्वेश्चन हमें क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है। तो आइए पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कौन से हैं। तो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, स्टेट द मीनिंग ऑफ मील प्लानिंग। आहार नियोजन का आपको यहाँ पर अर्थ बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस डाइट, कैटेगराइज फूड ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर आपको एक बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार के बारे में मीनिंग बताना कि संतुलित आहार क्या होता है, और साथ ही साथ आपको कैटेगराइज करना है, यानी कि आपको कैटेगरीज बनानी है फूड्स की, जिसमें आपको बताना है कि कौन से फूड में कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मान लीजिए कोई फूड ऐसा है जिसमें कि 100% न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आपको वो बताना है कि इसमें 50% है, किसी में 30% है, किसी में 20, किसी में बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये जो चार्ट बनाना है। लेकिन आपने ये देख लेना है कि आपको ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है, तो उसी के अंदर ही आपको ये आंसर देना है। तो इसमें आपको एक चार्ट बनाना है। मान लीजिए आपको वेजिटेबल्स या फिर आपको जो है फ्रूट्स के बारे में बताना है, तो उसके साथ साथ आपको बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं हमारी, जिसमें कि हम लोग घी खाते हैं, बटर होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपको साथ साथ में वो भी बताना है। तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज बनानी है और बताना है कि फूड ग्रुप्स को अलग अलग फूड ग्रुप्स में बांट के, खाने को अलग अलग ग्रुप्स में बांट के बताना है कि कौन से फूड में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज थ्योरेपेटिक डाइट, यानी थ्योरेपेटिक डाइट क्या होती है। व्हाट डू यू कंसीडर वाइल प्लानिंग फॉर मील प्लान फॉर अ डायरिया पेशेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे थ्योरेपेटिक डाइट के बारे में बताना है, और साथ में ये बताना है कि आप क्या करेंगे अगर आपके सामने कोई डायरिया पेशेंट है, तो आप उसको किस तरह का मील देंगे, किस तरह का भोजन उसके लिए प्लान करेंगे, ताकि वो अपनी बीमारी से जल्द ठीक हो सके और उसे न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन भी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 2 साइंस ऑफ गुड मेंटल एंड सोशल हेल्थ। यहाँ पर आपको 2 साइंस बताने हैं, जिससे पता लग सकेगी इनकी मेंटली हेल्थ भी बहुत अच्छी है और इनकी सोशल हेल्थ भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फटीग, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ साइकोलॉजिकल फटीग। थकान क्या होती है, और उसके साथ साथ आपको बताना है कि मनोवैज्ञानिक थकान क्या होती है, यानी मेंटली जो हम लोग थक जाते हैं या मनोवैज्ञानिक तरीके से हम लोग थक जाते हैं, थकान हो जाती है, तो वो क्या है और उसके रीजंस क्या हैं, वो ऐसा क्यों होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई एनी 8 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। यहाँ पे आपको 8 फैक्टर्स ऐसे बताने हैं जिससे हमें पता लग सके कि चाइल्ड की, बच्चे की जो है ग्रोथ यानी उसकी वृद्धि और विकास जो है वो अच्छे से हो रहे हैं। अगला है, व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या होता है। मेंशन इट्स एडवांटेजेस ऑफ जर्मिनेशन, और आपको साथ साथ में जर्मिनेशन की एडवांटेजेस यानी इसकी खूबियाँ भी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द सोशल एंड द साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड। आपको यहाँ पर फंक्शन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक काम बताने हैं फूड के।
यानी कि आपको फंक्शंस बताने हैं फूड के कि सोशल फंक्शन और साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या हैं फूड के, यानी फूड जो खाना जो है वो एक आम इंसान की ज़िंदगी में कितना मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर 9 है प्लान अ बैलेंस डाइट ऑफ एन एडोलसेंट गर्ल, यानी कि आपको एक अच्छी आहार बताना है, एक बैलेंस डाइट बताना है, एक संतुलित आहार बताना है फॉर एडोलसेंट डाइट, यानी कि एडोलसेंट गर्ल यानी कि जो कि किशोर अवस्था में लड़की है उसकी आपको एक डाइट बतानी है, मीन्स आप टीन एज भी कह सकते हैं किशोर अवस्था में। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 सजेस्ट द वेज बाय विच वी कैन कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ वेज बताने हैं, सजेस्ट करने हैं, यहाँ पर कुछ तरीके ऐसे बताने हैं जिससे कि हम अपने वातावरण को नीट एंड क्लीन रखने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। लाइक हम प्लांटेशंस कर सकते हैं, ट्री प्लांट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है, गंदगी दूर कर सकते हैं जिससे कि हमारा पर्यावरण जो है, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अडोलसेंट। आपको यहाँ बताना है किशोर अवस्था की क्या परिभाषा है। एक्सप्लेन द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंट्स, और यहाँ पर आपको टिपिकल विशेषताएं जो हैं वो अडोलसेंट की बतानी है। मैंने आपको बताया था कि केस बेस्ड जो है आपको पेपर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कंडीशंस वाले, तो इसी में से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें ये पूछा गया है कि आपका जो भाई है योर ब्रदर डज नॉट लाइक लौकी एंड बट योर सिस्टर इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इट। आपका भाई जो है वो लौकी की सब्जी को नहीं पसंद करता है, लेकिन आपकी सिस्टर जो है इसे बहुत अच्छे से पसंद, बहुत इसको पसंद से खाती है, या वो उसको बहुत उसका फेवरेट है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब आप एक थर्ड पर्सन है और दो पर्सन आपके सामने खड़े हैं, एक आपका भाई खड़ा है और एक आपकी बहन खड़ी है। भाई जो है उसे लौकी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बहन को बहुत पसंद है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्या बनाएंगे जिससे कि इन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, तो इस तरह से आपको केस बेस्ड जो है क्वेश्चंस कंडीशन बेस्ड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन द टर्म एथिक्स एंड एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ एथिक्स इन डेली लाइफ एट वर्क एंड होम। तो एथिक्स आपको यहाँ पर बताने हैं कि क्या होते हैं, और साथ ही साथ आपको बताना है कि इनकी ज़रूरत क्यों है हमारी डेली लाइफ में, हमारे घर में और हमारे काम में। आगे क्वेश्चन भी एथिक्स के साथ रिलेटेड है, एक्सप्लेन द कोड ऑफ एथिक्स। क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन द टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड एक्सप्लेन द टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ मल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर आपको न्यूट्रिशनल स्टेटस बताना है, उसकी परिभाषा देनी है। तो ये क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन, डिफाइन द टर्म किसी भी तरह से बन के आ सकता है, लेकिन देनी आपको यहाँ पे परिभाषा ही है। और साथ ही साथ आपको टाइप्स बताने, कितने टाइप्स का होता है, कॉजेज भी बताने कि मल न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है, और उसके साथ साथ आपको इसके कारण भी बताने हैं कि मल न्यूट्रिशन क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन, गिव रीजन व्हाई वी शुड प्रिजर्व फूड। तो यहाँ पे आपको फूड प्रिजर्वेशन की मीनिंग बताना है, और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि हमारे लिए हम कुछ रीजंस आपको बताने हैं कि हमें फूड को प्रिजर्व क्यों करना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 17 एक्सप्लेन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। तो यहाँ पर आपको ग्राहक के अधिकार और उसके फर्ज दोनों ही बताने हैं। ठीक है, कि ग्राहक होने के नाते आपके क्या फ़र्ज़ बनते हैं, क्या आपके कर्तव्य बनते हैं और क्या आपके अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस द रोल प्लेड बाय द पीर ग्रुप्स ड्यूरिंग द एडोलसेंस। किशोर अवस्था में पीर ग्रुप्स का क्या रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है डिस्क्राइब ब्रीफली द मेथड्स ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वीव्स। तो यहाँ पर आपको कपड़ा किस तरह से बनता है, कपड़े का जो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन है उसके मेथड्स बताने हैं, और आपको टाइप्स ऑफ वीव्स भी बताने हैं, यानी कि कितने तरह से कपड़े को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ फैब्रिक मेकिंग। तो यहाँ पर आपको जो है वो फैब्रिक मेकिंग के अलग अलग मेथड्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि यू हैव अ कॉलेज गोइंग सिस्टर, व्हाट फैब्रिक्स एंड ड्रेसेस आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हर एंड व्हाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, एक यहाँ पे कंडीशन बेस्ड आपको क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको ये पूछा जा रहा है कि आपकी एक बहन है जो कॉलेज जाती है, तो अगर आपको उसके कपड़ों का सिलेक्शन करना हो या उसके लिए ख़रीदारी करनी हो, उसके कपड़ों का चयन करना हो, तो आप किस तरह के फैब्रिक्स और किस तरह के क्लोथ्स उसे प्रेफर करेंगी कि आपको उस तरह उसके लिए शॉपिंग करनी है, तो आप किस तरह के कपड़े उसके लिए खरीदेंगे।
ओके। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टेट द नीड फॉर टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स एंड मीनिंग ऑफ लॉन्ड्रिंग एंड ड्राई क्लीनिंग। तो यहाँ पर जैसे हम कपड़ों को अपने संभाल संभाल कर रखते हैं, तो ये पूछा जा रहा है कि कपड़ों की टेक केयर, यानी कपड़ों को हम अच्छे से अच्छे डिटर्जेंट में या फैब्रिक सॉफ्टनर में डिप करते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें कपड़ों की टेक केयर क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हम इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं तो उनकी केयर करनी भी ज़रूरी है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो वो नीड क्यों है, और साथ ही साथ आपको लॉन्ड्रिंग यानी कपड़े धोने और ड्राई क्लीनिंग का मीनिंग भी यहाँ पर बताना है। ओके। डिफरेंस भी आ सकता है कि लॉन्ड्रिंग और ड्राई क्लीनिंग के में डिफरेंस आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग डिफरेंट स्टेन फ्रॉम द डिफरेंट फैब्रिक। यहाँ पर आपको प्रोसीजर बताना है कि अलग अलग जो फैब्रिक होते हैं उस पर अलग अलग जो स्टेन्स लग जाते हैं, जो दाग लग जाते हैं, उन्हें किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। मान लीजिए किसी सिल्क के कपड़े के ऊपर अगर ऑयल के दाग लग जाते हैं, वाइट कपड़े के ऊपर चाय गिर जाती है, हल्दी के दाग हो जाते हैं, या किसी और कपड़े के ऊपर इंक गिर जाती है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेन्स को आप किस तरह से फैब्रिक से हटाएंगे, तो वो मेथड्स आपको यहाँ पर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ इज़ ब्लीच इज़ हेल्पफुल इन रिमूविंग स्टेन। तो ब्लीच जो है वो किस तरह से हेल्पफुल है स्टेन रिमूव करने के लिए, और आपको ब्लीच के यहाँ पे प्रकार भी बताने हैं, कितने प्रकार की ब्लीच होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ इज डिहाइड्रेशन हेल्प टू प्रिजर्व पापड़ एंड अमचूर पाउडर। अमचूर पापड़ को प्रिजर्व करने के लिए और अमचूर को और पापड़ को जो हमें प्रिजर्व करने होते हैं, तो उसके लिए डिहाइड्रेशन जो है वो किस तरह से हमारी मदद करते हैं। लिस्ट ऑफ द क्वालिटीज, क्वेश्चन नंबर 26 है, लिस्ट ऑफ द क्वालिटीज व्हेन यू आर सिलेक्टिंग और परचेजिंग फैब्रिक। अगर आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो आप उन क्वालिटीज़ को बताइए कि आप एक कपड़ा अपने लिए पहनने वाले कपड़े खरीद रहे हैं, चाहे बेडशीट्स खरीद रहे हैं, तो आप किस तरह की क्वालिटीज़ को सामने रखेंगे कि कपड़ा इस तरह का होना चाहिए, उसका डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए। अगर आप मैरिज के लिए खरीदे तो किस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वालिटीज़ बतानी है कि अगर आप खुद के लिए कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो आप क्या क्वालिटीज़ को फ्रंट पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, गिव एनी सजेशंस फॉर कंजर्विंग वाटर एट होम। पानी को घर में संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आप कुछ सजेशंस यहाँ पर अपने जो है वो दें। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड मिथिलेटेड स्पिरिट इन द केयर ऑफ क्लोथ्स। कपड़ों की देखरेख में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मिथिलेटेड स्पिरिट किस तरह से यूजफुल होते हैं, या इनका हम किस तरह से यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एलेबोरेट एनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे आपको कुछ फैक्टर्स बताने हैं जो बच्चे की ग्रोथ और उसके विकास में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है, विच फैब्रिक मेकिंग टेक्निक इज यूज फॉर मेकिंग सॉक्स एंड वाई। आपने देखा होगा कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सॉक्स का कपड़ा हमेशा अलग होता है। यानी कि जिस कपड़े से बेडशीट्स बनती हैं, जिस कपड़े से हमारे कॉटन के कपड़े बनते हैं, हमारी ड्रेसेस बनती हैं, उन कपड़ों में आप जो है वो कभी नहीं देखेंगे कि सॉक्स बनेंगी। सॉक्स का कपड़ा हमेशा स्ट्रेचेबल होता है, लेकिन उसके लिए एक अलग कपड़ा सिलेक्ट किया जाता है। क्यों, उसका रीज़न भी आपको यहाँ पर बताना है कि क्यों वो कपड़ा सिलेक्ट किया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये आपके एग्जाम में आएंगे। सो आप इनकी स्टडी अच्छे से करके जाइएगा, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला हम जो है नेक्स्ट देख लेते हैं सैम्पल पेपर, कि किस तरह से आपका पेपर पैटर्न बनकर आने वाला है। एनआईओएस ने काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं आपके पेपर में। बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ हमारा पेपर स्टार्ट होता था 1 मार्क के क्वेश्चन से, फिर 2 मार्क, फिर 3 मार्क्स, लेकिन अब जो है क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया है पेपर आपका। तो सबसे पहले टाइम देख लेते हैं। 2.5 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम मिल रहा है, और मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 है। 20 मार्क्स जो है आपके प्रैक्टिकल फाइल से होंगे। तो किस तरह से पेपर बन के आने वाला है, आइए रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे नोट में देखिए, सबसे पहले लिखा है, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 43 क्वेश्चन इन ऑल। ये जो पेपर है ये 43 क्वेश्चन का पेपर है, यानी कि आपको 43 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चन जरूरी हैं। मार्क्स आर गिवन अगेंस्ट द क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के आगे जो है मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इधर फ्रॉम द ऑप्शनल ए मॉड्यूल ए हाउसकीपिंग और ऑप्शनल मॉड्यूल बी क्रिएटिव हैंड एम्ब्रॉयडरी इन ऑल सेक्शन। हर सेक्शन में आपको 2 ऑप्शनल मॉड्यूल में से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ पे चॉइस होगी। आप चाहे ऑप्शनल ए करें या ऑप्शनल बी, लेकिन एक मॉड्यूल करना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो जो मॉड्यूल ए है ऑप्शनल मॉड्यूल, वो हाउसकीपिंग का है, और ऑप्शनल मॉड्यूल 2 जो है वो क्रिएटिव हैंड एम्ब्रॉयडरी का है।
तो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है। सेक्शन ए में जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 to 16 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 4 जो है वो जो है ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिनमें से एक ऑप्शन सही होगा और आपको वो जो है अपनी आंसर शीट में लिखना है। तो ये देखिए पेपर को कितना इजी किया गया है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है चॉइस भी मिलेगी। मतलब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 अगर आ रहा है तो उसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, ए पार्ट और बी पार्ट। हर एक क्वेश्चन में चॉइस नहीं होगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको चॉइस दी जाएगी। तो ये तो और इजी हो गया। अगर आपको ए पार्ट नहीं आता सो यू कैन डू द बी पार्ट। इफ़ यू नॉट एबल टू डू द बी पार्ट सो यू कैन डू द ए पार्ट। अगर आप बी पार्ट नहीं कर पा रहे तो आप ए कीजिए, ए नहीं कर पा रहे तो आप बी कीजिए। किसी भी तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर्स आपके सामने हैं 3-4 ऑप्शन में। बस एक क्वेश्चन जो है आंसर वो है वो सही है, वो ऑप्शन उठा के आपको आपके आंसर शीट में लिख देना है। ठीक है, 16 नंबर आपके पूरी तरह से सिक्योर यहाँ पर होने वाले हैं। बहुत इजी आपका पेपर कर दिया गया है। एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन द सम ऑफ द केसेस। आगे क्वेश्चन नंबर 17 to 28 ऑब्जेक्टिव टाइप है। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स की फिलअप्स आ सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको करने हैं। यहाँ पर भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सेक्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 29 to 37 है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैरिंग 2 marks of each to be answered in the range of 30 to 50 वर्ड। क्वेश्चन नंबर 29 to 37 जो है वो बहुत छोटे क्वेश्चन होंगे आपके, जिसमें से कि आपको हर क्वेश्चन के 2 मार्क मिलेंगे, और आपका आंसर जो है वो 35 to 50 वर्ड में होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आगे जो है बी नंबर में है वो 38 से लेके 41 तक आपको आएगा, जो कि 3 मार्क के आपका जो क्वेश्चन होगा, और उसमें आपको 50 to 80 वर्ड्स के अंदर उसका आंसर लिखना होगा। लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आपको लॉन्ग टाइप आंसर्स होंगे, जो कि आपको 5 मार्क्स के होंगे, और आपको उनका आंसर 80 to 120 वर्ड्स में करना है। और अगर आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना है सो यू कैन राइट 5 to 6 पॉइंट। ठीक है, अगर आप 5 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं सो यू कैन डू द 5 पॉइंट, यू कैन डू द 6 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट्स आपके रेयर होने चाहिए। अगर आप ज़्यादा पॉइंट लिखेंगे तो उसके भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो आप पेपर को देख के कीजिए, क्योंकि आंसर शीट आपको यहाँ पर दोबारा नहीं मिलती है पेपर में, एक ही आंसर शीट मिलेगी, तो आपको उसका यूज़ उसी तरह से करना है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स आपको बताए गए हैं, इतने वर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देना है, इतने वर्ड में 50 to 80 वर्ड्स में आंसर देना है, वो 3 मार्क्स का होगा, और जो 5 नंबर का होगा उसमें आपको 80 to 120 वर्ड्स के अंदर आंसर देना है। तो ये देखिए सेक्शन ए में आपको चॉइस दी जा रही है। ओके, 1 मार्क का है। अगर आपको 1 नंबर नहीं आता है सो यू कैन डू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर भी आपको चॉइस दी जा रही है। इसी तरह से आपको जो है वो 16 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न मैं आप लोगों के लिए दूर कर देती हूँ। आपको पेपर में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पर देखते हैं हम कि ऑप्शनल मॉड्यूल ए 14, 15, 16 3 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये हाउस कीपिंग का है, यहाँ 14, 15 एंड द 16। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर आ जाते हैं ऑप्शनल मॉड्यूल बी 14, 15 एंड 16। तो ये रिपीट हो रहा है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपको ऑप्शनल ए करना है या ऑप्शनल बी करना है, यानी दोनों मॉड्यूल में से आपको एक मॉड्यूल करना है। ठीक है, चाहे आप हैंड एम्ब्रॉयडरी का कर रहे हैं, चाहे आप हाउस कीपिंग का कर रहे हैं, करने आपको 3 ही क्वेश्चन है। इसमें चॉइस आपको दे रखी है, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21 इस तरह से आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिलअप्स भी आ रहे हैं। आपको फिलअप्स में जो है फिल करने हैं वो 2 मार्क का है। अब यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखिए, और क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखिए ट्रू फॉल्स हैं। तो यहाँ पे 4 हैं, लेकिन इसके मार्क्स आपको 2 मिलेंगे। तो ये हाफ ऑफ मार्क का आपका 1 पॉइंट होगा, यानी अगर आपका एक जो सही हुआ तो उसके आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, अगर सेकंड सही हुआ तो भी हाफ मार्क्स मिलेंगे, और टोटल जो है वो 2 मार्क का होगा। ठीक है, 4 मार्क्स का नहीं होगा, तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत होइएगा आप यहाँ पर। और यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पे विजुअली जो है इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं, ये आपको नहीं करने हैं। ओके, फिर से ऑप्शनल मॉड्यूल का आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आप ये देखिए 2 का आपको आंसर जो है इतने में ही लिखना है। ओके, ये देखिए 35 टू मतलब सॉरी 50 टू 80 वर्ड्स में जो है इसका आंसर आपको पूछा गया था, तो आपको इतने वर्ड्स में ही लिखना है। ओके, तो इस तरह से आपको आंसर्स देने हैं। और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो ये जो है आपका कोड ऑफ एथिक्स, ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है सेक्शन बी में से। ओके, तो इसमें आपको हर पॉइंट के जो हैं एनी 4 जो आपको करने थे, तो कोई 4 आपको इसमें से उठाकर आपके आंसर शीट में लिखने हैं। ये आपके जो मैंने अभी क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया उसी के आंसर हैं, तो कोई 4 आप याद करके उसमें से लिख सकते हैं, लेकिन मिलेंगे आपको 2 मार्क्स ही। ओके,
तो यहाँ पर ये 2 मार्क्स का आंसर आप देखिए कि द लेयर ऑफ द ऑयल प्रिवेंट्स ऑफ द फूड स्टफ, ये 2 मार्क का 35 टू 80 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि 3 मार्क का अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है 35 टू 80 वर्ड में, तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है। तो उसका आंसर आपको इतना ही लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। अगर पॉइंट्स में पूछा जा रहा है तो पॉइंट्स में दीजिए, अगर पैराग्राफ में आता है तो पैराग्राफ में उसका आंसर आपको देना है। ओके, 5 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका 5 नंबर वाला है जिसमें 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो ये पॉइंट्स आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, तो आपको 5 के 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए, अगर छोटा क्वेश्चन है तो आपको जैसे प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंट एनी 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, कोई भी 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो ये आपका 5 नंबर का आंसर होगा। ओके, हर क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स जो हैं वो दे रखे होंगे, आपको बस मार्क्स देखने हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखना है। ज़्यादा लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पेपर पैटर्न, बहुत ही ईजी कर दिया है, बहुत ही चॉइसेस इसमें दी जा रही हैं आपको। सो आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है अगर आपने अच्छे से स्टडी करी है। मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट, कौसर क्लासेस टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट कि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाए। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।